बीजेपी गवर्नमेंट अभी तक अपोजिशन के 141 एमपीज को सस्पेंड कर चुकी है, जिसमें से जो 46 हैं वो आपके राज्यसभा से हैं और जो आपके 95 हैं वो लोकसभा से हैं। ये बता दें आपको, राज्यसभा में कई सांसद निलंबित हुए। राज्यसभा में 31 सांसद निलंबित। खबर आपको बता दें, लोकसभा से कुछ और सांसद ऐसे हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र से अब तक 141 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। इस घटना के बाद एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन जो है वो उठता है और निकल के आता है कि क्या ये देश एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से गुजर रहा है या फिर ये देश जो है वो एक टोटल डिक्टेटरशिप रूल की तरफ बढ़ रहा है, एक तानाशाही, एक वन पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी जरूरी है कि क्या ये जो सवाल है, क्या ये सिर्फ इसी एक घटना से निकल कर आ रहा है कि जो 141 एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया तो इसकी वजह से तानाशाही रूल आने वाला है या फिर वन पार्टी सिस्टम होने वाला है या फिर एक डिक्टेटरशिप की तरफ ये देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। सिर्फ एक घटना से आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि उनको अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उनको इनडिसिप्लिन की वजह से निकाला गया हो या फिर कोई भी जो है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को उन्होंने फॉलो ना किया हो या फिर कुछ ऐसा कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से उनको लोकसभा या राज्यसभा से निष्कासित किया गया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो आप पाएंगे कि जो सरकार के पहले के कई सारे डिसीजन रहे हैं और जो एक पैटर्न बनता आ रहा है वो कुछ ऐसा ही दर्शाता है कि ये जो देश है वो जो है वन पार्टी सिस्टम या फिर एक तानाशाही या फिर एक वन मैन रूल की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है और जो हमारा डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं पैरेलल में है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब कोई देश डेमोक्रेटिक सेटअप से डिक्टेटरशिप की तरफ या फिर तानाशाही की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या पैटर्न होता है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वो जो पैटर्न है क्या वो इस देश पर भी अप्लाई हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि कोई भी जो डिक्टेटर होता है या फिर जो कोई ऑटोक्रेट होता है वो पैदा होते ही डिक्टेटर या ऑटोक्रेट नहीं बन जाता है। वो लोगों के सपोर्ट से ही, पब्लिक के सपोर्ट से ही डिक्टेटर या ऑटोक्रेट बनता है। और वो जो सपोर्ट होता है वो कोई रैशनल या लॉजिकल बेसिस पे नहीं होता है, वो अंधा सपोर्ट होता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो अंधा सपोर्ट है ये उस डिक्टेटर को मिलता कैसे है। देखिए, जो एक पोटेंशियल डिक्टेटर होता है वो सबसे पहले मेजॉरिटी के मन में उनकी पहचान का अहंकार डालता है, धर्म का अहंकार, जाति का अहंकार, रेस का अहंकार, और फिर उस पहचान को खतरे में भी दिखाता है, उस पहचान को खतरे में भी बताता है। और ये फिर बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि इससे जो मेजॉरिटी है उसके मन में अपनी पहचान को लेके एक डर पैदा होता है और उसके लिए नफरत पैदा होती है जिससे उसकी पहचान को खतरा है। और फिर इसमें अति राष्ट्रवाद या फिर हाइपर नेशनलिज्म को भी जोड़ दिया जाता है। देखिए, अगर किसी कम्युनिटी में या फिर किन्हीं भी लोगों में अगर उनकी पहचान का अहंकार आपने डाल दिया तो अति राष्ट्रवाद और हाइपर नेशनलिज्म को जोड़ना जो है, उस इक्वेशन में लाना कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं रह जाती है। मेरी ही रेस सुप्रीम है, हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही सुपीरियर हैं, हम ही जो है पूरी दुनिया पर राज करेंगे, ये भावना उनके अंदर लाना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने एक बार उनके अंदर उनकी पहचान का अहंकार डाल दिया तो। इससे जो होने वाला तानाशाह है उसको लोगों का अंधा सपोर्ट मिलने लगता है, क्योंकि आपकी जो सोच है, जो आपकी मान्यताएं हैं, जो आपका नज़रिया है, वही आपकी पहचान है और वही पहचान जो है आपकी एग्जिस्टेंस का बेसिस है। तो अगर आपकी पहचान ही खतरे में है इसका मतलब आपका जो एग्जिस्टेंस है वो ही पूरा का पूरा खतरे में है। इसीलिए चाहे रोजगार हो ना हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो ना हो, देश में एजुकेशन हो ना हो, पेट में रोटी हो ना हो, खेती किसानी चले या ना चले, कितना भी भ्रष्टाचार हो, कितना भी गरीबी हो, दुख हो, तकलीफ हो, लोग सब भूलकर जो है उस होने वाले तानाशाह को, उस भावी तानाशाह को खुलेआम सपोर्ट करने लगते हैं, अंधा सपोर्ट करने लगते हैं। और वो सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो तानाशाह है वो उनकी पहचान को बचाने का, उनकी एग्जिस्टेंस को बचाने का जो है वो वादा करता है और उसने ऐसे कुछ काम किए होते हैं जिससे एक क्रेडिबिलिटी उसकी जो है लोगों के सामने निकल के आती है कि हाँ, ये वो बंदा है जो हमारे एग्जिस्टेंस को, हमारी पहचान को बचा सकता है। देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो आपको ऐसे सैकड़ों तानाशाह मिल जाएंगे जो इसी अहंकार, डर, नफरत और अति राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करके जो है सत्ता पर काबिज हुए, तानाशाह बने। लेकिन सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है वो है हिटलर का। हिटलर ने जर्मनी के अंदर जो मेजॉरिटी थी उसके अंदर एक आर्यन सुप्रीमेसी का अहंकार पैदा किया, उनकी पहचान का एक अहंकार पैदा किया और फिर उस पहचान को खतरा दिखाया ज्यूज से। और उसके लिए उसने एक वैलिड रीज़न भी दिए कि भाई ज्यूज जो थे उन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा था और उन्होंने क्रिश्चियन के ऊपर बहुत सारे जुल्म किए थे। इससे हुआ क्या कि वहाँ की जो मेजॉरिटी थी उसके मन में जो ज्यूज के लिए एक नफ़रत पैदा हुई और अपनी पहचान को लेके एक डर पैदा हुआ कि भाई जो ज्यूज हैं वो बाद में फिर से ऐसा कर सकते हैं।
इसमें हाइपर नेशनलिज्म और अति राष्ट्रवाद को भी इक्वेशन में लाया गया कि जो आर्यन है वही सबसे सुप्रीम है, बाकी सारी रेसेस जो हैं वो इन्फीरियर हैं और आर्यंस का ही पूरी दुनिया पे कंट्रोल होना चाहिए। और हिटलर ने इसी थ्योरी के आधार पर जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को अटैक किया, उनके खिलाफ जो वर्ल्ड वॉर 2 जो उसने शुरुआत करी, तो वो इसी अति राष्ट्रवाद का हिस्सा था और इसमें जो पब्लिक थी उसको उसका फुल सपोर्ट था। इसी अहंकार, डर, नफरत और हाइपर नेशनलिज्म ने जो हिटलर को जो है वो अंधा सपोर्ट दिलवाया और वो एक ऐसा तानाशाह बना, एक ऐसा डिक्टेटर बना जिसकी क्रूरता को आप मेज़र नहीं कर सकते। देखिए, ये सब बताने का जो मेरा मकसद था वो इतना ही था कि आप जो है भारत की स्थिति को भी बहुत अच्छे से समझ सकें। देखिए, भारत में भी स्थिति कुछ ऐसी है। यहाँ पर भी हिंदुओं के अंदर उनकी पहचान का अहंकार जो है वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डाला जा रहा है। आग उठाकर देख, जहां तक तुझे रात दिखाई देगी, जहां तक हिंदुस्तान की मिट्टी नजर आएगी, वहां तक हिंदू फैला हुआ है। कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि गर्व से कहो हम धर्मनिरपेक्ष हैं, गर्व से कहो खून अपना कर्म है, क्योंकि हिंदू अपना धर्म है। और इस पहचान को खतरे में भी बताया जा रहा है। और खतरा किससे? खतरा मुसलमानों से। अब जैसे जर्मनी में मेजॉरिटी के मन में ज्यूज़ का डर पैदा किया गया और उस डर को वैलिडिटी देने के लिए, उस डर को वैलिड दिखाने के लिए सहारा लिया गया हिस्ट्री का, कि जैसे जो ज्यूज़ हैं उन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा, उन्होंने पास्ट में क्रिश्चियंस के ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार किए और जितनी भी जर्मनी में भुखमरी है, गरीबी है, दुख है, तकलीफ़ है, उसके लिए सिर्फ ज्यूज़ ही जिम्मेदार हैं। इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा है वो वहाँ पर फैलाया गया और जो ज्यूज़ हैं वो फिर से ऐसा कर सकते हैं, फिर से जो है वो उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार कर सकते हैं। और यही अगर आप देखें, अगर आप एक पैरेलल ड्रॉ करें भारत और जर्मनी में उस टाइम के हिसाब से, तो आप पाएंगे कि आज जो भारत में भी कुछ स्थिति ऐसी है। यहाँ भी मुसलमानों के प्रति हिंदुओं के मन में, जो मेजॉरिटी है उसके मन में एक डर पैदा किया जा रहा है और उनकी पहचान को जो है एक डर के साए में दिखाया जा रहा है। और इस डर को वैलिडिटी देने के लिए, इस डर को वैलिड दिखाने के लिए इतिहास का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी करीब 600 से ऊपर सालों तक जो है वो मुस्लिम शासकों का राज रहा है, मुसलमानों का राज रहा है। तो ये चीज़ भी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से फैलाई जा रही है कि जो मुसलमान राजा थे, जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने बहुत सारा हिंदुओं के ऊपर जो है जुल्म और अत्याचार किए हैं, बहुत सारी उनके ऊपर क्रूरता की है और बहुत ही जबरन धर्म परिवर्तन उनका कराया है। और अब ये देखिए, ये तो एक अलग जो है एक टॉपिक ऑफ डिबेट है कि जो मुस्लिम शासक हैं उन्होंने कितने जुल्म और अत्याचार किए हैं, इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इस बात से जो है डिनाई नहीं किया जा सकता है कि जो इतिहास का सहारा लेके जिस तरीके से मेजॉरिटी के मन में जो एक माइनॉरिटी के लिए जो एक डर दिखाया जा रहा है वो पूरी तरीके से साफ साफ दिखाई देता है। इसमें अति राष्ट्रवाद का भी तड़का लगाया जा रहा है कि जो हिंदू हैं वही सुप्रीम है, बाकी सब इन्फीरियर हैं। हमारा जो राज हुआ करता था वो कभी अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। हम फिर से अखंड भारत बनाएंगे, हम फिर से उस राज को स्थापित करेंगे, विश्व गुरु एंड ऑल। मेजॉरिटी का यही अहंकार, डर, नफरत और अति राष्ट्रवाद बीजेपी को और ख़ासकर मोदी को पब्लिक का अंधा सपोर्ट दिलवाता है और यही अंधा सपोर्ट जो है वो एक तानाशाह के पैदा होने की आहट देता है। इस अहंकार, डर, नफरत और अति राष्ट्रवाद को फैलाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए जो एक भावी तानाशाह होता है वो मीडिया को बहुत सबसे पहले मीडिया को अच्छे से कंट्रोल करता है, मीडिया हाउसेस को अच्छे से कंट्रोल करता है, ताकि मीडिया का इस्तेमाल करके वो अपना प्रोपेगेंडा जो है वो लोगों तक पहुंचा सके। देखिए, अगर बात करें भारतीय मीडिया की, तो आप में से अगर किसी को लगता है कि जो भारतीय मीडिया है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, वो आपको न्यूज़ दिखाती है, आपको सच दिखाती है, और जो मीडिया दिखाती है अगर आप उस पर यकीन करते हैं तो मुझे सच में आप पे तरस आता है। क्योंकि आज के टाइम में जो मीडिया है वो एक प्रोपेगेंडा मशीन बन चुकी है, एक सरकार के पूरी तरीके से कंट्रोल में है। जो भी उसके शोज़ होते हैं, जो भी उसका स्क्रिप्ट होता है, वो सब जो है जो सरकार है वो तय करती है। और ऐसे में आपको सैकड़ों क्लिप्स जो है वो आपको मैं निकाल के दिखा सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा। तो इसके लिए अभी आप ये वीडियो देखिए, जो एक बहुत ही बड़े चैनल की जो एक एंकर है, अभी जो बीजेपी के 3 राज्यों में जो जीत हुई थी उसके बाद उसने ये वीडियो पोस्ट करा था। So strong, so powerful, just winning like a wow.
देखिए यहाँ पर 141 एमपीज को सस्पेंड करने का जो मकसद है वो इतना ही है कि जो विपक्ष है उसकी आवाज़ को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। और विपक्ष की आवाज़ को बंद करने का मतलब है कि जो सरकार के खिलाफ, सरकार की जो नाकामियां हैं, जो उसके खिलाफ जो पब्लिक में डिसेंट है, जो उसके खिलाफ जो विरोध है वो उजागर ना हो। क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है सरकार की नाकामियों को उजागर करना, उसके फेलियर को उजागर करना। तो अगर विपक्ष को ही दबा दिया जाएगा तो जो सरकार की नाकामियां हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, बेरोजगारी है या फिर जो महंगाई है, उस पर जो है कोई बात नहीं होगी। और 2024 का चुनाव जो है वो आने वाला है, तो जो सरकार की नाकामियां हैं वो उजागर ना हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए विपक्ष जो है वो इस मौके को भुनाने में लगा हुआ है कि जो 141 एमपीज़ को जो बीजेपी सरकार है जो उसने सस्पेंड किया है, तो जो बीजेपी सरकार है वो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहती है, लोगों की आवाज़ों को ख़त्म करना चाहती है, उनके अधिकारों को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि लोगों का इस फैसले से जो 141 एमपी सस्पेंड हुए हैं, इसका लोगों पर कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मोदी और ख़ासकर बीजेपी को लोगों का अंधा सपोर्ट मिलता है, और वो जो सपोर्ट है वो किस बेसिस पे है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। और ऊपर से यहाँ पर जो है 5 किलो राशन मिल ही रहा है, मुसलमानों की चूड़ी है वो टाइट है, राम मंदिर बन ही रहा है, और अभी हम विश्व गुरु बनने ही वाले हैं, शायद 2024 में तो बन जाएंगे। तो इतना सब कुछ हो रहा है, बाकी तो सब ये सस्पेंशन लोगों के लिए जो है वो छोटी मोटी बातें हैं। देखिए बीजेपी जैसी पार्टी जो नगर निगम के चुनाव को भी इतना सीरियसली लेती है कि उन चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को प्रचार प्रसार के लिए उतार देती है, क्या आपको लगता है कि वो इतना बड़ा ब्लंडर करेगी, वो भी 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले, और विपक्ष के हाथ में एक ऐसा मौका देगी कि विपक्ष जो है वो लोगों के अंदर इस बात को साबित कर सके कि जो बीजेपी है वो लोकतंत्र विरोधी पार्टी है या वो लोकतंत्र के खिलाफ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए सरकार में बैठे जो लोग हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो उन्होंने डर, अहंकार, नफरत और अति राष्ट्रवाद का जो तीर चलाया है वो बहुत अच्छे से जाके लग चुका है, और उनको पब्लिक का जो है वो अंधा सपोर्ट मिल रहा है। लोग मोदी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मोदी चाहिए, मोदी। यहाँ गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े? मोदी बस। तो विपक्ष चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन इसका लोगों पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आया है। पास्ट में ऐसे दर्जनों आपको उदाहरण मिल जाएंगे, दर्जनों ऐसे आपको इंसिडेंट मिल जाएंगे जहां पर जो अपोजिशन है उसने सरकार को बैकफुट पर ला दिया था, उसने सरकार को पूरी तरीके से घेर लिया था पूरे फैक्ट और एविडेंस के साथ। लेकिन इतने जोर शोर से कई मुद्दे उठाने के बाद भी जो मोदी की पॉपुलैरिटी है या फिर जो बीजेपी की पॉपुलैरिटी है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले अगर हम वादों की बात करें तो जो 15 लाख सबके खाते में आने वाले थे, 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलने वाला था, 100 स्मार्ट सिटीज़ बनने वाली थी, बुलेट ट्रेन्स आने वाली थी, वो सब आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। ऊपर से जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी और जीएसटी ला के लाखों लोगों की नौकरी जो है वो गई। ऊपर से अगर हम बात करें तो राफेल डील में जिस तरीके से जो अपोजिशन है उसने सरकार को घेरा कि भाई जो 500 करोड़ के या 700 करोड़ के जो जेट्स थे, राफेल जेट्स थे, उनको 1600 करोड़ में ख़रीदा। एक ऐसी अनिल अंबानी की कंपनी को ठेका दिया जिसने ज़िंदगी में कभी एक जहाज़ नहीं बनाया है। जिस तरीके से आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश करी गई, रघुराम राजन या फिर उर्जित पटेल को जो आरबीआई के गवर्नर थे उनको इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाया गया। 3 काले कृषि कानून की बात कर लें, किसान आंदोलन की बात कर लें जो करीब 1 साल से भी ऊपर चला, जिसमें 750 किसानों की मौत हो गई। सीएए या फिर एनआरसी की बात कर लें, हिंडनबर्ग और अडानी के मामले की बात कर लें, जिस तरीके से अडानी के ऊपर ये आरोप लगे कि बहुत सारी फर्जी कंपनीज बनाकर, शेल कंपनीज बनाकर उसने उन कंपनीज के थ्रू हज़ारों करोड़ रुपया जो है अपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट कराया। और जिस तरीके से अगर हम बात कर लें अडानी के पोर्ट पर जिस तरीके से हज़ारों करोड़ की जो है वो ड्रग्स पकड़ी गई, लेकिन उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। मोरबी की अगर हम बात कर लें जिसमें भ्रष्टाचार की वजह से गुजरात में जो पुल गिरा जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की डेथ हुई। नरेंद्र तोमर के वायरल वीडियो की बात कर लें जिसमें साफ साफ वो रिश्वत का डिस्कशन हो रहा है। फीमेल रेसलर्स के जो है मोलेस्टेशन के, हैरेसमेंट की बात कर लें जिसको लेके बहुत सारा प्रोटेस्ट भी उन लोगों ने किया। और अभी साक्षी मलिक का जो वीडियो आया जिसमें उन्होंने रेसलिंग से संन्यास ले लिया। जो बजरंग पूनिया है उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। कोविड की बात कर लें, जिस तरीके से कोविड में हर तरफ
बिखरी हुई थी। रमेश विधुड़ी की बात कर लें, हाथरस की बात कर लें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लें, हंगर इंडेक्स की बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें जहाँ पर खुलेआम इतने कत्लेआम हुए। अभी अगर आप न्यूज़ देखें तो जिसमें से 87 जो डेड बॉडीज़ हैं उनको दफनाया गया। 11,000 करोड़ की बात करें जो कॉर्पोरेट सेक्टर के माफ़ किए गए। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या हज़ारों करोड़ रुपए लेकर वो लोग फरार हो गए, उनका भी कुछ अता पता नहीं है। महंगाई की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, या फिर जीडीपी पर कैपिटा इनकम में जिस तरीके से जो बांग्लादेश है वो हमसे आगे चला गया। या फिर हम ईडी और सीबीआई की बात कर लें कि कैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके जो अपोजिशन है उसको टारगेट किया जाता है। अगर आप डेटा देखें तो 95% जो केसेस हैं जो ईडी सीबीआई ने जो रजिस्टर किए हैं वो अपोजिशन के जो पार्टी लीडर्स हैं उनके खिलाफ हैं। वहीं अगर करप्शन की बात करें तो जिस तरीके से जितने भी करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं बहुत सारी पार्टीज़ के जिनका एक क्लाउट है, जिनका एक डोमिनेंस है, वो सबको जो है जो बीजेपी है उसने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के पहले जो है वो केसेस चल रहे थे। और जैसे ही वो लोग पार्टी में शामिल हुए वो सारे केस जो है वो रफा दफा हो गए। और अगर मैं उनमें से कुछ नाम आपको अगर मैं लेके बताऊं, शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी में थे, शारदा चिट फंड स्कैम, हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें वाटर स्कैम, मुकुल रॉय की बात करें शारदा चिट फंड स्कैम, नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग, प्रेमा खांडू करप्शन एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज, अजीत पवार महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक स्कैम, प्रफुल्ल पटेल जो कि उनका एयरक्राफ्ट की खरीदारी में जो स्कैम हुआ था उसमें नाम आया था, छगन भुजबल की बात करें महाराष्ट्र सदन स्कैम। ये जो सारे लीडर्स हैं इनके ऊपर जो है बीजेपी इनको करप्शन को लेके टारगेट कर रही थी और कईयों के खिलाफ तो ईडी और सीबीआई जो थी उसने केस भी रजिस्टर कर रखे थे। लेकिन जैसे ही ये लोग पार्टी में आए सारे जो दाग हैं वो धुल गए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोगों को ये सब चीज़ें दिखती नहीं है या फिर विपक्ष जो है वो इस चीज़ को उठाने में नाकामयाब रहा है। बस इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मोदी है या फिर जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको लोगों से अंधा सपोर्ट मिल रहा है। और वो जो अंधा सपोर्ट है वो मैंने बता ही दिया है शुरू में डिस्कशन में कि वो अंधा सपोर्ट किस बेसिस पे जो है वो किसी लीडर को मिलता है और उसके जो परिणाम होते हैं, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो आगे चल के क्या हो सकता है। देखिए, ये कांग्रेस के जो पार्टी लीडर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे जो है उनको जो सरकार है कैसे उसको काउंटर करना है, कैसे उनको जो अपोजिशन है उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करना है। तो वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं जो है इस चीज़ को यहाँ तक जितनी समझ है उस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 141 या फिर 146 एमपी जो सस्पेंड हुए हैं उसका जो लोग हैं, जो आम जनता है, उसका उनके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं।